एक अंदाजा हमें लगाना है। सर फ्यूचर में एक भी नहीं बताया था, ये इसमें फ्यूचर हो सकता था। जो आपने जो शुड वाला जो सीखा है उसके लिए शुड बी। शायद मैं लिखना भूल गया कि वो जो शुड बी है वो प्रेजेंट से लेकर फ्यूचर तक सेम ही रहता है ना। नहीं लिखा है सर, आप ये सर बोले डरा हुआ थे है आप सर, फ्यूचर टाइम वो लगाते हैं सर, अच्छा आप बोले थे ऑलरेडी कि टोल्ड ये सर। फ्यूचर के लिए भी है। लिखा हुआ है सर, प्रेजेंट बोले वो ना प्लस सर, टेबल पर ही था चाय के साथ। एक सेंटेंस बना देते ना। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ कि देयर शुड बी अ कार इन योर पार्किंग लॉट टुमारो। टुमारो विल हो गया यूज नहीं ये होगा ना फ्यूचर सर। के लिए। हाँ जी, तो नहीं, चूंकि ये एडवाइस है तो एडवाइस में हम विल से क्या लेना देना है। यस। मैं तो कह रहा हूँ कि भाई तुम्हारे पार्किंग लॉट ओके ओके, में कल एक कार होनी चाहिए। ओके, अब तुम कहीं से ले आओ, गॉट इट सर। कल एक कार होनी चाहिए। तो मैं किसी को सर एडवाइस दूँ कि फ्यूचर सर फ्यूचर डिनोट करने के लिए जैसे कि टुमारो या फिर हाँ डे आफ्टर टुमारो ये सब कर सकते हाँ, हैं। एक फ्यूचर एडवर्ब ऑफ टाइम लगाना पड़ेगा। तो अगर मैं बोलूँ सर कि तुम्हें सर कल आने वाले कल में कल 9 बजे तुम्हें ऑफिस में होना चाहिए, तो एडवाइस है फ्यूचर का, तो यू यू शुड शुड बी बी इन ऑफिस इन दी एट ऑफिस 9 o'clock या 9 AM। तो हो गया, टुमारो लगा दो तो समझ जाएगा बंदा, ओके सर, तो फ्यूचर हो गए। फाइन गैस, तो अब आप लोग ऑडियो ऑफ कर गॉट लेंगे। इट सर। अब मेरा लेक्चर शुरू होता है, आपकी क्लास अब शुरू होती है। ये सब जो था वो तामझाम था, ठीक है। आइए, स्पेकुलेशन को गाइस हम कहते हैं अंदाज़ा लगाना, गेसिंग। तो अंदाज़ा मतलब इट्स मीन्स नो रियलिटी, वो रियलिटी नहीं है। फॉर एन एग्जाम्पल, इफ देर इज अ गर्ल और ये लड़की पढ़ी लिखी है या नहीं है मुझे नहीं पता, मुझे रियलिटी पता ही नहीं है। ओके, यह लड़की अभी कमरे में है या नहीं है मुझे पता नहीं है। ये लड़की शादीशुदा है या नहीं है मुझे पता नहीं, कुछ नहीं पता, मेरा इसका स्टेट ऑफ बीइंग कुछ नहीं पता। तो अगर मुझे पता है कि ये कमरे में है तब तो मैं ऐसे बोलूँगा कि शी इज़ इन द रूम। इट मीन्स कि ये फैक्ट है, ये रियलिटी है, फैक्ट। तो फैक्ट के लिए हमारे पास क्या क्या है, फैक्ट बोलना है तो हम एम लगाते हैं, इज लगाते हैं, आर लगाते हैं। पास्ट में हम वाज या वर लगाते हैं। फ्यूचर में विल भी लगाते हैं, बट वो भी श्योरिटी तो होती नहीं, इसलिए मैं इतना ही लिख रहा हूँ। अच्छा, ये हो गया आपका फैक्ट। लेकिन जब फैक्ट नहीं है तो हम क्या करेंगे, अब गेसिंग करना शुरू करेंगे। तो इसके लिए कुछ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स आते हैं, होते कई सारे हैं बट इसमें से फेमस है एक माइट, आपका फेमस है, माइट लगाइए। एक वर्ब है मे, एक वर्ब है मस्ट, और एक वुड भी यूज होता है और एक कुड। इतने यूज होते हैं गेसिंग के लिए। अच्छा, स्टेट ऑफ बीइंग का वर्ब हमारे पास कौन सा होता है, बी होता है। एकदम क्लियर करके चलिएगा, स्टेट ऑफ बीइंग का वर्ब क्या है, बी है। तो हमें क्या करना होगा कि इस मॉडल के बगल में इस बी को जगह देनी पड़ेगी, मॉडल के बगल में। तो अगर मैं माइट के बगल में बी लगा दूंगा तो क्या बन जाएगा भाई, माइट भी हो जाएगा, है ना। मे के बगल में मे भी हो जाएगा, मस्ट के बगल में मस्ट भी हो जाएगा, वुड के बगल में वुड भी, और कुड के बगल में कुड भी। ये बी क्या है, इस बी का मतलब होना, ये आपके स्टेट ऑफ बीइंग को दिखाने के लिए बी है। अगर गलती से यहाँ बी नहीं लगा और बी की जगह हैव लग गया तो फिर हम इसको सीधा क्या मान लेंगे, पोजीशन मान लेंगे। तो आपको इसका ख्याल रखना है, आपको हैव नहीं लगाना है, सिर्फ बी लगा के चलना है, क्योंकि आप स्टेट ऑफ बीइंग की बात कर रहे हो। तो ये हमारे पास है अंदाज़ा लगाने का स्टेट ऑफ बीइंग। तो डिफरेंस देख लीजिए रियलिटी और इसमें। अगर कोई कहता है कि शी इज़ इन द रूम, फैक्ट है तो है। अगर वो जी जी माइट हैव हो जाता है, दैट इज नॉट गोल टू इन पास्ट। पास्ट में जाने के लिए उसमें थर्ड फॉर्म भी लगाना पड़ेगा, मैं सब पे आऊँगा। दैट्स राइट जी अब ध्यान दीजिएगा, अब शी इज़ इन द रूम कह रहे तो रियलिटी है, और गलती से मैं इज़ ना बोलूँ, सीधा मैं इतना कहूँ माइट, होने के लिए स्टेट ऑफ बीइंग का वर्ब चाहिए। तो क्या हैव लगाऊं कि बी लगाऊं, क्या लगाना चाहिए, बी बी लगाना बी चाहिए। सर, बी होगा सर। हम बी, तो जैसे मैंने बोला माइट के साथ बी लगा दिया कि शी माइट बी, और यहाँ प्रेपोजिशनल फ्रेज है इन द रूम।
तो क्या ये फैक्ट है या ये अंदाजा है? खुद ही सोचिए। अंदाजा। स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन है ये। तो कभी भी जब गेसिंग कर रहे अंदाजा लगाना हो तो हमें रियलिटी वाले लिंकिंग वर्ब्स को हटाना है, हमें मॉडल वाले को उठाना है, बस ये करना है। तो अब आते हैं कि कौन सा मॉडल लगाएंगे तो कितना अंदाजा माना जाएगा, इस पर आ जाते हैं। अच्छा, ये अंदाजा पास्ट का है कि प्रेजेंट का है? तो ये अंदाजा है प्रेजेंट टाइम। और अगर आप इसमें फ्यूचर का अगर आप कोई एडवर्ब लगाओगे तो ये फ्यूचर को भी इशारा करेगा, तो मैं फ्यूचर टाइम भी लिख देता हूँ। यानी कि अगर मैं इसी को कह दूं कि शी, ऑडियो ऑफ कीजिए, शी माइट बी इन द रूम, और मैं यहाँ सिर्फ लगा दूं टुमारो, तो हम क्या समझेंगे इसको? फ्यूचर सर के बारे इसमें मतलब 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, तो ये भी लिख सकते हैं ना सर? बिल्कुल, वो भी फ्यूचर। अगर मैं कहता हूँ कि शी माइट बी विद यू आफ्टर 2 आवर्स, तो आफ्टर 2 आवर्स भी किसको डिनोट कर रहा है? फ्यूचर टाइम को। तो ये भी फ्यूचर है। अब आप में से कोई कहेगा सर फ्यूचर के लिए तो हमारे पास विल बी है। विल बी ठीक है, लेकिन ये सब विल बी से छोटा भाई है ना, डाउट है। विल बी में तो ऑलमोस्ट आप डिसीजन ले लेते हो ना, अच्छा तू जाना, मैं वही होऊंगा। ये विल बी से छोटा है। ऐसे भी सर ऐसे बोल देते हैं ही माइट बी रिच विद इन 2 आवर। गाइज आप लोग ध्यान रखिए कि अभी हम वर्ब पे काम नहीं कर रहे हैं, तो आप रीच वीच गो कम की बात ना करें। हम किसकी बात कर रहे हैं? स्टेट ऑफ बीइंग। तो गलती से भी आप माइट बी और रीच ये नहीं कह सकते। अब हमने बी लगा तो दिया, अब इसके बगल में मत कुछ लगाइए, लगाते एक्शन हो जाएगा। नॉर्मल रहिए, माइट बी। इसके साथ हम आगे पोजीशन सीखेंगे, जिस दिन एक्शन सीखेंगे फुल मौका मिलेगा। तो अब हमें देखना है कि कब क्या लगाए। अभी मैं 2 चीज़ों को अलग साइड करता हूँ, वुड बी को हटा देता हूँ और कुड बी को हटाता हूँ, क्योंकि आपको शायद पता होगा कि ये लोग कंडीशनल की तरफ भी इशारा करते हैं, पता है ना? तो ये थोड़ा ये एम्बिग्यूअस होते हैं। एम्बिग्यूअस मतलब 2 मीनिंग रखते हैं, तो इनको भी मैं हटा देता हूँ। अभी हमारा टारगेट सिर्फ 3 होना चाहिए। माइट बी, अगर आपके मन में 20 से 30% एकदम ना के बराबर कुछ गेसिंग चल रही है, हालांकि किसी किताब में परसेंटेज लिखा नहीं होता है, कहने वाली बात है, कम लेवल है माइट बी का, माइट बी से थोड़ा सा ज़्यादा मे बी को माना जाता है। मान लीजिए 50%, कोई परसेंटेज कहीं नहीं लिखा है, बस हमारा अंदाजा है, सबका अपना अंदाजा होता है। अंग्रेज ऐसे समझते हैं कि माइट से थोड़ा बड़ा मे, और मे से जब एकदम शर्त लगाने पे आप तुल जाओ कि ना पक्का कमरे में होगी, देख ले भाई, तो मस्ट बी। तो इसको मतलब हाई चांसेस कह दो। हाई चांसेस मैं कहता हूँ, कौन जानता है 90 है कि 99, कौन जानता है? तो हाई चांस है, चांस ज़्यादा है। अच्छा, तो यानी कि इसको कह दो सबसे लेस, इसको ऑलमोस्ट बीच वाला, और इसको सबसे ज़्यादा। अच्छा, ये तीनों चीज़ें आपके जहन में है, मतलब ये आपका दिमाग है, आपके दिमाग में ये बैठा हुआ है। तो जब आप अपने मुंह से इनमें से एक डायलॉग बोलोगे, माइट बी बोलोगे, तो आपके माइट बी को सुनकर जो लिसनर है वो क्या समझ लेगा? अरे इसको कम, ये श्योर ज़्यादा नहीं है, वो ऐसे समझेगा। मे बी को सुनकर वो समझ जाएगा, अच्छा ऑलमोस्ट 50% श्योर लग रहा है। मस्ट बी से इसको क्या लगेगा? अरे यार इतना एकदम सीना ठोक के कह रहा, कुछ तो बात है। ये आप ही के अंदर चलेगा ये। अब देखना है कि आपके मन में कितना डाउट। अच्छा, तो आइए शुरू करते हैं। अभी हम वुड भी कुड भी नहीं छेड़ रहे, तो अभी आप मत बोलना, मैं उसको बताऊंगा अलग से। अच्छा जी, तो बताते हैं। पहला सेंटेंस है, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो मैं बोलूं कि शायद इस वक्त गीता अपने बच्चे के साथ होगी। मेरा अंदाजा है, क्या बताओ ना हो। मेरे मन में एकदम 20% चल रहा है। मैं क्या बोलूंगा? गीता किड, हमें नहीं पता बच्चा है बच्ची, तो विद हर किड या किड्स, जो भी है बच्चे होंगे, विद हर किड्स। राइट नाउ, मैं चाहूँ तो राइट नाउ लगा सकता हूँ, अच्छा, अगर मैं यहाँ पर ऐसा बोलता हूँ कि भाई गीता इज विद हर किड्स, तो क्या फर्क होगा?
श्योरिटी है। रियलिटी है। प्योरिटी ऐसा नीचे वाले में सर। तो नेचर नीचे वाले में एकदम से रियलिटी की है तो है, मुझे पता है बिल्कुल, मैं उसको देख सकता हूँ, महसूस कर सकता हूँ, है। और इसमें क्या है, अंग्रेज ऐसे समझते हैं, वो हिंदी नहीं सोचते हैं। 100% बोल सकते सर। पॉसिबिलिटी। हाँ, नीचे वाला तो श्योर ही है, तो है ही, तो सत्य है, सत्य तो सत्य है, साच को आज क्या है, ऐसा। तो जैसे वो उसके सामने ही मतलब हो। हाँ, तभी इंसान इज बोलेगा ना। किसी ने मुझे फोन किया, वेयर इज गीता, तो बोलेगा शी इज विद हर किड्स, शी इज इन द रूम, शी इज विद हर किड्स। तो मतलब मुझे पता है, तभी तो मैं रियलिटी बोलूंगा। लेकिन जब मुझे पता नहीं है, मेरे मन में खिचड़ी पक रही है, तो मैं बोलता हूँ कि शी माइट बी विद हर किड्स। इसका मतलब है कि आई एम नॉट श्योर वेदर शी इज विद हर किड्स और नॉट, बट आई एम गेसिंग इट। ये अंग्रेज ऐसे सोचते हैं। लेकिन जब आप हिंदी एडजेक्टिव आ सकती है, ही माइट बी कंफ्यूज्ड ऐसे। सब होगा, मैं एक एक पहलू पे डिस्कस करूंगा, बस मुझे एक बार फ्री छोड़ दिया जाए, ठीक है गाइस? ओके। ऐसे कुछ भी जो मैं नहीं छोड़ूंगा। व्हाट आई वाज सेइंग कि जैसे जो लोग इसकी हिंदी या ट्रांसलेशन बनाएंगे, वो उनके लिए मैं कह दूं कि प्लीज़ ध्यान न दे कि गीता कमरे में, सबर करो भाई साहब। हाँ, गीता कमरे में माइक होगी। बंद करवा दीजिए, माइक बंद कर माइक लीजिए, ऑफ करवा दीजिए। माइक ऑफ कर लीजिए। एक बार पूरा लेक्चर सुनिए, फिर डाउट नहीं बचेगा। कमरे में होगी, कमरे में हो सकती है, ये सकती सकता होगी नहीं सोचना है, प्लीज़ ये सब नहीं देखना है। डोंट थिंक इन हिंदी। अंग्रेजों की तरफ थोड़ा सा सोचिए। आप किसी भी भाषा में सोचो, आपके अंदर तो डाउट है ना, तो ये समझ लो डाउट है। अब बताइए कि मैं कहता हूँ भाई सलमान खान कहाँ है? अगर आपको पता है कि सलमान खान अपने ऑफिस में है, तब तो आप इज़ लगाओगे। आपको नहीं पता है सलमान खान कहाँ है, तो आप 50% चांस लगा रहे हो। 50% आप कह रहे हो कि यार शायद इस वक्त वो स्टूडियो में होगा, तो आपने ही बोला। अब यहाँ आपने बोला कि ही मे बी इन हिज स्टूडियो राइट नाउ, इन हिज स्टूडियो राइट नाउ। इट मीन्स कि मुझे नहीं पता है। इट मीन्स क्या है कि आई डोंट नो वेदर ही इज इन हिज स्टूडियो और नॉट, बट आई एम गेसिंग इट। और अगर मैं कहता हूँ कि ही इज इन हिज स्टूडियो, इट मीन्स आई नो दैट ही इज इन हिज स्टूडियो। मुझे पता है कि अपने स्टूडियो में ही ये है, ठीक है। अब हम शर्त लगाते हैं कि भाई वो पक्का अपने स्टूडियो में ही होगा, तो हम अब क्या कर देंगे? मस्ट बी, ही मस्ट बी इन हिज स्टूडियो। इट मीन्स इसका मतलब है कि दो आई डोंट नो वेदर ही इज इन हिज studio or not, yet I have a gut feeling। क्या बोलते हैं? I have a gut feeling that he is in his studio। gut feeling है कि स्टूडियो में, तो gut feeling मतलब कुछ ज़्यादा अंदर से लग रहा है, तो क्या हो जाएगा? must be। ऐसे समझिए। तो यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं सर। नो सर। ठीक है। अब हम इसके स्ट्रक्चर पर आते हैं, जो भाई साहब ने बोला था ना एडजेक्टिव क्या क्या, सब पे होगा। तो इसका स्ट्रक्चर कहता है कि भाई आपने सब्जेक्ट लगाया, आपके हिसाब से स्वाद अनुसार आपने नमक डाला, कि मे बी है कि माइट भी है, आपके स्वाद अनुसार आपने डाला। इसके बाद आप क्या क्या लगा सकते हो? तो या तो आप नाउन लगाओ या आप एडजेक्टिव लगाओ। अच्छा, एडजेक्टिव 3 तरह के होते हैं। V3 वाला भी आ सकता है, ING वाला भी आ सकता है, और जो नॉर्मल आपका सुंदर ब्यूटीफुल जो है, अच्छा बुरा, ये भी आ सकता है। या क्या आएगा? प्रेपोजिशनल फ्रेज, ये भी आ सकता है। आराम से देखते हैं। अगर मैं कहता हूँ कि यहाँ पर एक चेयर है, ये कुर्सी है,
और यहाँ पर एक व्यक्ति इस कुर्सी पर बैठने जा रहा है। ये कुर्सी पुरानी है, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये कुर्सी टूटी हुई है कि नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि देख देख भाई मत बैठ, ये टूटी हुई होगी, शायद ही टूटी होगी, जो भी आप सोचो, मतलब आप अंदर से आपको लग रहा है कि यार ये ब्रोकन हो सकती है, आपको ऐसा अंदाजा है, आपको नहीं पता है। तो कोई भी चीज़ अगर टूटा हुआ है, जला हुआ है, वो है तो एडजेक्टिव, लेकिन किस फॉर्म में दिखाई देता है हमें? V3 में दिखाई देता है। तो फिर हम क्या सर बोलेंगे? आपकी आवाज दबी दबी से आ रही है। ऐसा क्या? हेलो Yes, हेलो sir. हेलो 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 1 1 1 हेलो हेलो। यस सर, ठीक ऑडिबल है सर, नहीं सर, सही क्लियर आ रही है सर। क्लियर है सर। ओके यस सर। ओके आइए। Okay, sir. Okay. यस, व्हाट आई वाज सेइंग कि ये जो ठीक है। एडजेक्टिव है ये V3 फॉर्म में है। जैसे ब्रेक का V3 क्या होता है? ब्रोकन होता है। तो अगर मैं कहता हूं कि शायद ये कुर्सी टूटी हुई है, मत बैठ भाई, तो मैंने बोला दिस चेयर, चेयर चेयर में बी ब्रोकन। है ना? अब मे बी ब्रोकन, माइट बी अब ब्रोकन। वो मेरे स्वाद अनुसार होगा। मुझे अंदर से लग रहा है एकदम हल्का फुल्का, तो मैं क्या बोलूंगा? माइट बी, यू नो, दिस चेयर माइट बी ब्रोकन। अगर मुझे लग रहा है कि 50% मुझे डाउट है, हो सकता है भाई, तो दिस चेयर मे बी ब्रोकन। भाई ये कुर्सी पक्का टूटी होगी भाई, मत बैठियो, दिस चेयर मस्ट बी ब्रोकन। तो जिन लोगों को लगता है कि आइला ये क्या हो गया, ब्रोकन थर्ड फॉर्म काहे लग गया, भैया ये एडजेक्टिव है, हमको अलाउड है कि हम इस जितने बी हैं, इन बी के बाद हम या तो नाउन लगाएं, एडजेक्टिव लगाएं या प्रीपोजिशनल फ्रेज लगाएं, तो ये भी आएगा। तो बताओ कि यार यहाँ पर एक लड़का है, मैं बोल रहा हूँ कि यार ये ना शायद घायल होगा भाई, शायद ये घायल होगा, मैं कैसे बोलूँगा? He might be injured. Might be injured. This boy might be injured. might be injured. तो इंजर्ड हमारा क्या है? एक एडजेक्टिव ही तो है। तो उसी प्रकार से एक लड़की को देख के मुझे लग रहा है कि यार ये पक्का शादीशुदा होगी भाई, पक्का, तो मैं अंदाजा कैसे लगाऊंगा? She must be married. Be married. मस्ट बी मैरिड। अगर मुझे इसकी रियलिटी पता है कि शादीशुदा है, तब मैं तो क्या बोलूंगा? शी इज मैरिड। Married. तो रियलिटी है। ओके, अब है कि हम आईएनजी वाला एडजेक्टिव लगाते हैं। तो V3 वाला एडजेक्टिव था, कहीं पर लिखा है मैंने V3, हाँ। एक एक पॉइंट हम क्लियर करेंगे, बेसिक बैच है, बच के कहाँ जाएंगे आप। ओके, अब आपका जो एडजेक्टिव है वो आपको वर्ब में आईएनजी दिखाई देगा, यू नो, इस तरह का एडजेक्टिव होगा। ओके, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, देयर इज अ कॉल, वेट। हेलो जी, हेलो। यस सर। Yes sir. Yes, sir. ठीक है, मेरी आवाज़ आ रही थी क्या उस समय? नहीं आ रही थी? No. No sir. Don't worry. नहीं यार, सर सारा कुछ रिकॉर्ड हो गया, तो silent हो गए थे। क्योंकि बाकी मुझे जब आप लोगों की आवाज़ आती है ना, घर परिवार सब दिख जाता है यहीं पर। चलिए, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब आईएनजी में क्या है? जैसे कि एक वर्ड है कंफ्यूज, एक वर्ब है, अगर मैं इसमें आईएनजी लगा दूं तो क्या बन जाएगा? ये कंफ्यूजिंग। Confusing. तो ये हमारा कंफ्यूजिंग एक एडजेक्टिव का काम करेगा, आराम से करेगा। तो किसी ने बोला यार ये नॉवेल पढ़ो, किसी ने मुझे सलाह दी, कम ऑन यू शुड रीड दिस। This novel. अब मैं कह रहा हूँ कि यार ये नॉवेल शायद कंफ्यूजिंग होगी, यू नो, तो मैं क्या बोलूँगा? This novel may be This novel confusing. may be confusing. Confusing. तो अब कुछ लोग ये कंफ्यूजिंग देखकर पगला जाएंगे कि अरे आईएनजी क्यों लगा दिया। तो ये आईएनजी नहीं लगाया, कंफ्यूजिंग एक क्वालिटी है। किसी की एडजेक्टिव क्या होता है, अच्छा ये बुरा है, यही बताएगा ना। तो ये नॉवेल के बारे में इसका बता रहा एक मीनिंग और निकलेगा ना कि ये नॉवेल कंफ्यूज कर रही है। हाँ, निकलेगा, वही बात है कि असली अमिताभ बच्चन, नकली अमिताभ बच्चन, ठीक है, Yes, sir. निकलेगा। ओके, बट ये इसका जो मतलब है कि ये किस अवस्था में हो सकती है, अवस्था वाला हम कर रहे हैं ना, स्टेट ऑफ बीइंग, कि ये नॉवेल चांस है कि ये कैसी होगी, कंफ्यूजिंग होगी। अच्छा,
अगर ये नॉवेल वाकई कंफ्यूजिंग है, मुझे इसकी रियलिटी पता है, तो मैं कैसे बोलूंगा? दिस नॉवेल इज This novel is confusing. कंफ्यूजिंग। अच्छा, इसके भी दो मतलब निकल रहे हैं। ये नॉवेल मुझे कंफ्यूज कर रही है, ये भी मतलब निकल रहा है। यस सर, हाँ, यस लेकिन सर, अब ये कैसे पता चलेगा? एक स्ट्रक्चर देखकर अगर दो मतलब निकल रहे हैं तो ये तो बातों से पता चलेगा, उसके एक्सप्रेशन से पता यस सर, चलेगा बोलने वाले की सिचुएशन पे डिपेंड करता है। कि वो कहना क्या चाह रहा है। तो उसने बोला कि डोंट रीड दिस नॉवेल यार, इट इज क्वाइट कंफ्यूजिंग, तो रियलिटी जानता है। इट मे बी कंफ्यूजिंग, तो डाउट में है। तो आईएनजी वाला, जैसे अगर मैं कहता हूं Interesting. Right, sir? इंटरेस्टिंग, यार ये नॉवेल इंटरेस्टिंग हो सकती है भाई। दिस नॉवेल मे बी इंटरेस्टिंग, देख रहे हो? दिस नॉवेल मे बी इंटरेस्टिंग, आईएनजी वाला एडजेक्टिव है। ओके, यार ये नॉवेल भाई साहब बोरिंग हो सकती है। दिस नॉवेल मे बी बोरिंग, आईएनजी वाला एडजेक्टिव है। तो ये भी आपको दिखाई देगा। थोड़ा बहुत हो रहा है क्लियर? यस सर। यस सर, जैसे ये भी हो सकता ना, ये क्लास मत करो, तुम शायद कंफ्यूज हो सकते हो। अगर मैं बोलूं कि तुम शायद कंफ्यूज हो सकते हो, ये एक्शन है, इधर तो यस यस सर। सर, लेकिन ये क्लास कंफ्यूजिंग हो सकती है यस सर, यस, ये कि मेरा भाई ये मतलब। क्लास दिस मत करे, क्लास क्लास में भी कंफ्यूजिंग कंफ्यूजिंग, होगी। तो दिस क्लास मे Might बी be confused, may be confused. कंफ्यूजिंग, मे बी, माइट बी या मे बी कंफ्यूजिंग। 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 ओके, और भाई ये इस लड़के के पास मत जा, शायद ये लड़का अभी कंफ्यूज्ड होगा। तो मैं क्या बोलूंगा? थर्ड फॉर्म वाला लगाऊंगा कि दिस बॉय दिस बॉय मे मे बी बी कंफ्यूज। मे बी कंफ्यूज्ड। तो ये फर्क है। अगर लड़का कंफ्यूज्ड है मतलब कि वो पहले अच्छा रहा होगा, अभी उसकी अवस्था क्या है? एकदम कंफ्यूज है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, यू नो। तो हम अंदाजा लगा रहे हैं कि शायद ना ये अजीब सा लग रहा है, चकराया हुआ सा लग रहा है, भैया ये कंफ्यूज होगा। अच्छा, कंफ्यूजिंग का मतलब है कि ये चीज ऐसी है, ये कंफ्यूजिंग है, जो इसके पास जाएगा उसको क्या कर देगा? ये कंफ्यूज कर देगा। कंफ्यूज हम्म, सर, जैसे ये भी एनसीईआरटी बुक सर तुमको कंफ्यूज कर सकता है। कर सकता है। जैसे एक वर्ड है इंस्पायर होता है, तो अगर मैं इसका आईएनजी फॉर्म लगाऊं तो क्या हो जाएगा? इंस्पायरिंग, Inspiring. इंस्पायरिंग। तो अब मैं इंस्पायरिंग को एडजेक्टिव की तरह यूज करूंगा कि यार ये मूवी भाई साहब इंस्पायरिंग होगी शायद, यू नो। दिस मूवी This movie may be inspiring. इंस्पायरिंग। दिस मूवी मे बी इंस्पायरिंग तो टू ये ऑल ऑफ अस। तो ये सब एडजेक्टिव है गाइस, और ये क्या है? स्टेट ऑफ बीइंग के लिए हम बात कर रहे हैं कि ये ऐसा होगा या नहीं होगा, ऐसा अंदाजा है। अगर वो इंस्पायरिंग है, रियलिटी है, तो क्या हो जाएगा? दिस मूवी इज इंस्पायरिंग, इंस्पायरिंग। यानी कि ये रियलिटी है, यानी कि मैंने देखी, बड़ी इंस्पायरिंग है, तू भी देख, एकदम फैक्ट है। ओके, तो उसी तरीके से सर अगर जब हाँ सर जब वर्ब के साथ आईएनजी लग जाता है तो फिर वो एडजेक्टिव बन जाता है। हाँ, जैसे मैं कहता हूँ कि दिस लेडी इज वर्किंग, तो इसके दो मतलब है। एक तो वाकई लिटरल है, कोई काम कर रही है, और एक हो रहा है कि काम करने वाली महिला है। इसलिए हम कहते हैं, सुना होगा, आर यू वर्किंग लेडी, ऐसा सुना होगा जरूर ना, आर यू अ Yes. वर्किंग लेडी। तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव है। ये ऑडियो ऑफ कीजिए, शोर आ रहा है। तो शायद वो वर्किंग लेडी होगी। सर अगर हमें कुछ बोलना है ये मोटिवेट करने वाला है कोई भी चीज तो हम मोटिवेटिंग यूज करेंगे या मोटिवेशनल। मोटिवेशनल तो है ही हमारे पास, मोटिवेटिंग भी कह सकते हैं। मोटिवेशनल तो बना बनाया वर्ड है ही। जो बने बनाए वर्ड नहीं होते हैं तो आईएनजी और थर्ड फॉर्म, हमारे पास दो है ना उपाय। तो शी मे बी अ वर्किंग लेडी, कहने का मतलब कि कुछ वर्ड बने बनाए हैं कि मोटिवेशनल, जैसे कोई पहले से ब्यूटीफुल बना हुआ है तो मैं ब्यूटीफुलिंग क्यों बोलूंगा? ये तो बना बनाया है ना हमारे पास। ब्यूटीफुल का मतलब क्या है सर? क्या कह रहे हैं? द मे बी कंफ्यूज, तो कंफ्यूज से एग्जेक्टिव नहीं है क्या? अच्छा, चलिए अब बहुत ध्यान से देखिएगा, एक बार में एक सवाल और उसको देखिए। कंफ्यूज सिर्फ अगर मैं यहाँ पे छोड़ दूँ, ये एडजेक्टिव नहीं है, ये क्या है? वर्ब है। अब मैं आपको कुछ रियलिटी वाले स्ट्रक्चर बताता हूँ। आपने बोला कि मैं कंफ्यूज हूँ, आपने बोला आई एम कंफ्यूज। ये जो अंग्रेजी है इसको बोलते हैं महागलत। आपको नहीं पता, कहीं से भी साबित हो जाएगा, ये गलत अंग्रेजी लोग बोलते हैं। सर आई एम कंफ्यूज हो जाएगा, जी, कंफ्यूज होगा, तो होना चाहिए आई एम कंफ्यूज्ड। ये है सही, करेक्ट। लेकिन अगर आपने बचपन से वो सुना कि आई एम कंफ्यूज और आपको लगा यार मैं कंफ्यूज क्यों बोलूँ, कंफ्यूज मतलब मैं एकदम कंफ्यूज हूँ, जी नहीं, ये वर्ब है।
आप आई एम के बगल में क्या लगा सकते हैं, कॉमन सेंस आपको बताता हूँ। आई एम, इसके बगल में या तो आप नाउन लगाएंगे, या तो आप एडजेक्टिव लगाएंगे, एडजेक्टिव। या आप प्रेपोजिशनल फ्रेज लगाएंगे। आप इसके अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कैसे लगा सकते हैं? आई एम कंफ्यूज, ये तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो फिर आप ऐसे भी बोल दो आई एम गो। आप ऐसा बोल सकते हैं कि आई एम गो? नहीं बोल सकते ना। तो जब आप आई एम गो नहीं बोल सकते हैं, आप बोल दो आई एम किल, बोलेंगे आप? नहीं बोल सकते हैं। नहीं सर। क्या आप वैसा बोल सकते हैं आई एम ड्रिंक? नहीं बोल सकते हैं। नहीं सर। तो जब आप ड्रिंक और गो नहीं बोल सकते तो कंफ्यूज क्यों बोल रहे हैं भैया? वो भी तो वर्ब ही है। अगर आपको ड्रिंक का एडजेक्टिव बनाना है तो क्या करना पड़ता है? आई एम ड्रंक करना पड़ेगा ना। आप अगर मैरी का एडजेक्टिव बनाना है तो क्या कहना पड़ेगा? आई एम मैरिड। उसी तरीके से अगर कंफ्यूज का एडजेक्टिव करना है तो क्या कहना पड़ेगा? आई एम कंफ्यूज्ड। अगर आपका मोबाइल फोन बंद है तो फिर आप क्या बोलना पड़ेगा? माई स्विच ऑफ। जी, Mobile switched off. मोबाइल इज स्विच्ड ऑफ। और आप क्या बचपन से कह रहे हो? स्विच ऑफ। अरे स्विच ऑफ है, स्विच ऑफ। तो ये आप गलत हो। तो मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है तो बोलते हैं कि मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। स्विच ऑफ हो गया, ये स्विच, ये बोलने में भी हमेशा बोलेंगे स्विच्ड ऑफ। 100% यही करेक्ट है। लोग नहीं बोलते हैं, अलग बात है। स्विच ऑफ है। सर पता नहीं है तो कहाँ से बोलेंगे? आपका दुकान, कोई दुकान बंद है तो क्लोज्ड है, क्लोज नहीं है वो। आप ऐसे बोलो कि द शॉप इज ये करके क्लोज्ड, लेकिन क्योंकि वो तो बंद है तो ये एडजेक्टिव है, ये क्लोज्ड। लेकिन आपको नहीं पता होता है तो आप सोचते पता नहीं यार गलत तो नहीं है, मैं तो ऐसे बोलूंगी द शॉप इज क्लोज। लेकिन क्लोज तो एक वर्ब है। क्लोज का मतलब होता है बंद करना, बंद करना। तो मेरा मतलब दुकान बंद, तो दुकान बंद करना है कि दुकान बंद है? खुद ही सोच लीजिए। बंद है ना तो क्लोज्ड आएगा। तो क्लोज्ड आएगा, इसको समझिए। अगर पैसिव वॉइस में इसका दूसरा सर ये पैसिव वॉइस भी तो दिख रहा है सर। पैसिव वॉइस दिख रहा है। अरे भाई आपके घर के बगल में एक सलमान खान दिख रहा है तो सलमाने हो गया। दिख रहा है तो दिख रहा है, दिख रहा है तो दिख रहा है। अब क्या कर सकते हैं? उसको जिस दिन पैसिव से सीखेंगे पता चल जाएगा। कितना नकली बन के घूमेगा, एक दिन ओरिजिनल पता चलिए ना जाएगा। क्या चिंता कर रहे हैं? तो अगर मैं कह रहा हूँ कि दिस, तो सर ओपन फिर एक्सेप्शन हो गया क्या? नहीं, ओपन खुद अपने आप में एडजेक्टिव है। ओपन के दो मतलब है। ओपन जो है, ओपन वर्ब का भी काम करता है, ठीक यही ओपन पूरा का पूरा एडजेक्टिव भी है। तो हम ओपन कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर मैं कह रहा हूँ दुकान खुली हुई है तो द शॉप, अगर हम कायदे से देखें तो ओपन करना पड़ेगा, यू नो। जब क्लोज्ड कह रहे हैं तो ओपन करना पड़ेगा। लेकिन ओपन अपने आप में एक एडजेक्टिव अपने आप में है। जैसे कि ब्यूटीफुल अपने आप में एडजेक्टिव है ना, तब ब्यूटीफुल तो नहीं बोलते हैं। तो ओपन अपने आप में एडजेक्टिव है तो द शॉप इज ओपन कहेंगे आप, ओपनड नहीं कहेंगे। अगर कह भी देते हैं तो गलत नहीं, लेकिन गलत नहीं, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। सर एक लोग अग्री का भी बहुत यूज करते हैं, आई एम अग्री। वैसे तो सर आई डू अग्री करेक्ट होगा, बट इसे थर्ड फॉर्म के साथ यूज कर सकते हैं। एक्चुअली अग्री एक वर्ब है। अच्छा तो जब अग्री वर्ब है, कॉमन सेंस आपको देता हूँ। अभी मैंने कहा कि आई एम के बगल में क्या क्या अलाउड होता है? नाउन। और क्या अलाउड होता है? एडजेक्टिव। और क्या होता है? प्रपोजिशनल फ्रेज। तो जब ये नियम हमें पता है और उसके बाद अगर कोई कहता है कि आई एम अग्री, तो गलत है कि नहीं? क्योंकि वो क्या सोचता है? वो हिंदी वो ऐसे सोचता है, वो सोचता है मैं सहमत हूँ। वो ऐसे सोचता है मैं सहमत हूँ। मैं मतलब आई, हूँ मतलब एम, और सहमत मतलब अग्री। और वो ऐसे करके खुद को शाबाशी देके चला भी जाता है कि वाह वाह मैंने सही बोला, सही बोला। अरे भैया अग्री एक वर्ब है और आप वर्ब एम के साथ लगाओगे कैसे? तो अग्रीन करो या तो आईएनजी लगाओ, ऐसे तो नहीं लगा सकते ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट, आई अग्री, आई एम अग्रीड। ये एम नहीं, आई एम अग्रीड वो एक अलग चीज हो गया। मैं कह रहा हूँ कि अगर किसी को बोलना है कि मैं सहमत हूँ तो इंसान इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलता है कि आई अग्री, मैं सहमत नहीं हूँ। आई डोंट अग्री, आई डोंट एग्री, ये चलता है गाइस। इसको याद रखिएगा। आई एम अग्रीड का मतलब दूसरा निकल जाता है ना, कि मुझे एग्री किया जाता है। आई एम अग्रीड, हाँ ये इसमें ऐसा बोलेगा भी नहीं कोई, आई एम अग्रीड नहीं बोल सकता। उसको जबरदस्ती थर्ड फॉर्म लगा करके एडजेक्टिव नहीं बनाएगा। जैसे मैं सहमत हूँ मतलब वो अग्री में ही आता है। आई एग्री। सर आई एग्री के सामने प्रेजेंट इंडेफिनिट लिख दीजिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट। और ये बहुत लोग गलत बोलते हैं ऐसा।
तो बताइए गाइस कि वो पढ़ा लिखा है, कैसे होगा? He is educated. Is educated. क्या हम ऐसा बोल सकते हैं ही इज एजुकेट? बोल सकते हैं? No. नहीं बोल सकते No. ना। तो जब ये नहीं बोल सकते तो मैडम अब कहाँ गई? ही इज कंफ्यूज होगा कि कंफ्यूज होगा? अब बताइए। He is confused. He is confused. हाँ जी, तो इसको दिमाग में रखिए। तो हम तो थे सर कंफ्यूजन वहीं पे अग्री जो के सर साथ फिर जो पैसिव भी नहीं बन एक्शन सकता? एक कंफ्यूजन ये भी है कि सबका मतलब थर्ड फॉर्म नहीं हो ऐसे में सकता क्या ना सर, होगा एडजेक्टिव। कि मुझे कंफ्यूज मत करो। अच्छा, उस पर बात है। देखिए अग्री वाले में मैं बता दूं, अगर हम अग्रीड कह तो सकते हैं कि ही इज अग्रीड, कह तो सकते हैं, लेकिन जो यूज होता है ना, जैसे मुझे बोलना है कि मैं आपकी बातों से सहमत हूँ, तो जो यूज होता है मेन ग्रामर के कुछ ऐसे रूल है ना कि आपको मानने ही पड़ेंगे, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है कि यस आई एग्री। जैसे और कि सर इसका पैसिव अगर मुझे अग्री किया जाता है ऐसा कुछ? अग्री का मतलब होता है खुद अग्री होना, करना नहीं होता है। तो करने के लिए आपने एक सुना होगा ना, कॉजेटिव वर्ब सुना होगा, कभी तो सुना होगा। तो हमें पॉजिटिव का सहारा लेना पड़ेगा। जैसे कि आई एम मेड टू अग्री, आई एम मेड टू अग्री। तो ये सब हम बाद में तो सीख ही लेंगे ना। ओके सर। ठीक है। यस सर। अभी क्या पूछ रहे थे कोई और भाई जैसे साहब? सर आपने सर ओपन बोला था ना, तो ओपन का मतलब वर्ब भी होता है और एडजेक्टिव भी होता है, तो इस तरह का सेंटेंसेस वो सर वो देखना पड़ेगा ना सर, क्या नाम है सर वर्ड? हाँ देखना पड़ेगा, एक ही दो ऐसा होता है, एक ही दो ऐसा होता लर्न करना पड़ेगा ये सर अलग मुझे से। कोई ये कंफ्यूज उसको लर्न करना पड़ेगा सर वो। मत करो सर, इसका है। हाँ कैसे होगा? जैसे कि किसी ने बोला कि भाई मुझे कंफ्यूज मत करो, मत मैं करो। कल्पना अच्छा, कंफ्यूज मत Don't करो। make me confused. तो देखो कंफ्यूज का मतलब ही होता है कंफ्यूज करना, यू नो। तो इसको हम आराम से ऐसे कह सकते हैं, डोंट कंफ्यूज मी, ये आराम से कह सकते हैं, कोई डोंट दिक्कत नहीं। कंफ्यूज डोंट मी। कंफ्यूज, डोंट कंफ्यूज मी। डोंट ओके कंफ्यूज। सर। और अगर मैं मेक लगा दूंगा, मान लो अगर मैं कहता हूँ कि डोंट मेक डोंट मी, मेक मी तो फिर मुझे कंफ्यूज। यस सर, डोंट एडजेक्टिव मेक मी कंफ्यूज। कंफ्यूज्ड करना पड़ेगा, कंफ्यूज्ड। यू नो, डोंट मेक मी कंफ्यूज्ड। जैसे एक वर्ड आता है डिस्टर्ब, तो डिस्टर्ब का मतलब होता है परेशान करना, होता है ना, परेशान करना। अगर मैं Disturbed. तो मैं कह रहा हूँ कि मुझे परेशान मत करो, तो मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ ना, डोंट डिस्टर्ब डोंट मी। डिस्टर्ब मी। डोंट डिस्टर्ब मी। लेकिन अगर मैं परेशान हूँ तो मैं इसका I am एडजेक्टिव यूज करूंगा, disturbed. आई एम आई एम डिस्टर्ब। डिस्टर्ब्ड। ये सही इंग्लिश है। अगर कोई ऐसे बोलता है कि आई एम डिस्टर्ब, तो ये गलत है भाई, इसको गलत बोलेंगे हो गया। महा। मैं खुद डिस्टर्ब हूँ। तो आई एम, जैसे आप आई एम बोलोगे तो ये डिस्टर्ब्ड कर दो, तभी आपकी एडजेक्टिव का पता चलेगा कि आप जैसे शादीशुदा आई एम मैरिड, वैसे ही आई एम डिस्टर्ब्ड, आई एम एजुकेटेड, ऐसे आएगा। ये छोटी छोटी चीजें रिकॉर्ड हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। ओके, तो बताइए कि ये वीडियो रिकॉर्ड किया हुआ होगा, मैं अंदाजा लगा रहा हूँ, तो मैं कैसे बोलूँगा? This video may be recorded. वीडियो में भी रिकॉर्डेड। रिकॉर्डेड, तो रिकॉर्डेड यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है। हाँ, वो अलग बात है कि एक ही चीज़ जो थर्ड फॉर्म है वो पैसिव जैसे दिखते हैं, ये मैं मानता हूँ आपकी बात, लेकिन अंतर, आखिर कुछ ना कुछ तो अंतर पता चलता होगा ना बातों से। एक चीज सर मेरे पास एक क्वेश्चन है सर, मतलब सारे वर्ब के तो मतलब थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव नहीं ना होंगे सर? जैसे आपने बोला एग्री का एग्रीड नहीं हो सकता है। हाँ, बहुत सारे नहीं होते हैं। लिस्ट मेरे Yes, पास है, sir. मैं दे दूंगा लिस्ट। वही सर मैं लिस्ट की सर वो बात कर रहा था लिस्ट सर। सब दे दीजिए, हाँ, मैं लिस्ट वो दे दूंगा। एक क्योंकि सर इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। हाँ, आईएनजी वाला, थर्ड फॉर्म वाला, ये सब लिस्ट में दूंगा आपको। यस सर। ओके, फिर भी काफ़ी कुछ हो सकता है। जैसे अभी देख लेते हैं, मान लीजिए कि अगर मुझे बोलना है कि यह चुराया हुआ मोबाइल है, तो मैं कैसे बोलूँगा? एडजेक्टिव करना पड़ेगा ना। दिस इज अ This mobile Stolen is mobile. स्टोलन। स्टोलन मोबाइल। तो देखो स्टोलन आ गया ना, एडजेक्टिव हो गया ना, स्टोलन। तो इस तरह से काफ़ी एडजेक्टिव होते हैं। और मैं अंदाजा लगाऊं कि ये चुराया हुआ मोबाइल हो सकता है, तो दिस मे बी, दिस मोबाइल में दिस में भी स्टोलन। मे बी स्टोलन मोबाइल। ऐसे भी कह सकते हैं, दिस मोबाइल में भी कह सकते हैं। यस सर, दिस मोबाइल मे बी स्टोलन। मोबाइल में भी स्टोलन। तो और भी ऐसे वर्ड्स हैं, खुद सोचिए क्या क्या हो सकता है। जैसे किसी का शर्ट फटा हुआ है, तो एडजेक्टिव लगाना पड़ेगा ना कि उसका शर्ट फटा हुआ है, Yes, sir. शर्ट इज His टॉर्न। shirt is torn. शर्ट इज टॉर्न। और मैं अंदाजा लगाऊं कि उसकी शायद उसका शर्ट फटा होगा, तो हिज शर्ट, His shirt may be torn. टॉर्न। तो ये एडजेक्टिव आ गया। ओके, दैट हाउस में बी बर्न्ड। हाँ वो जला हुआ हो सकता है। हाँ,
तो कुछ तो आपको याद है, कुछ मैं लिस्ट दे दूंगा तो पता चल जाएगा। सर वो लिस्ट प्लीज दे दीजिएगा सर, पक्का इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है सर। ओके फाइन जी। तो हम अभी स्टेट ऑफ बीइंग पर ही हैं, स्पेकुलेशन कर रहे हैं। तो ये प्रेजेंट का स्पेकुलेशन था। अब देखते देखते इसको कहाँ ले जाएंगे आप? पास्ट टाइम। पास्ट में। पास्ट टाइम में। अब आराम से नियम सुनिए। नोट, मॉडल को मैं बार बार लिखता हूँ ताकि आपको रोज याद रहे। मॉडल को जब पास्ट में, पास्ट के लिए यूज़ किया जाता है, पास्ट के लिए यूज़ किया जाता है, तब मॉडल के बगल में हैव लगाना पड़ता है, और हैव के बगल में क्या लगाना पड़ता है? V3 लगाना पड़ता है। इसको मैं हाईलाइट करता हूँ। हैव लगाना पड़ेगा आपको, V3 लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मॉडल अपने बगल में क्या लेता है? मॉडल अपने बगल में बेस फॉर्म लेता है, बेस फॉर्म लेता है। मॉडल अपने साथ कभी भी V3 नहीं ले सकता। यानी कि अगर मैं मॉडल के ठीक बगल में V3 लिखूंगा तो ये हो जाएगा जैसे हाँ जी। तो क्या मैं शुड गॉन कह सकता हूँ? नहीं कह सकता। लेकिन अगर मुझे गॉन कहना होगा तो मुझे शुड के बगल में हैव लगाना होगा। मैं ये कह सकता हूँ। यानी कि जब भी आपको V3 लगाना हो तो आपको इस मॉडल को एक रिश्वत देनी पड़ेगी। रिश्वत क्या है? वो हैव है। ये कहेगा कि देखिए हम आपसे तभी बतियाएंगे जब उसको बुलाना लीजिए, बीच में कर दीजिए, तब बतियाएंगे आपसे। तो बीच में चाहिए ना सिग्नल जोड़ने के लिए। क्यों? क्योंकि हैव बेस फॉर्म है, और मॉडल अपने बगल में बेस तो ले सकता है, बाकी ना सेकंड लेगा ना थर्ड लेगा, आईएनजी फाईएनजी कुछ नहीं लेगा। यानी कि क्या हम ऐसा कह सकते हैं शुड गोइंग? नहीं शुड हैव गोइंग। लेकिन नहीं, गोइंग आईएनजी के लिए अलग, आईएनजी के लिए बी लेता है। मॉडल समझदार है, मॉडल अपना पकड़ चुका है कि मैं V3 किसके बगल में सूट करता है? हैव हैज हैड में V3 लगता है ना, सबको पता है ना। तो ये अपने बगल में हैव ले लेता है कि भाई हैव के बगल में V3 सूट हो सकता है। अच्छा, आईएनजी वगैरह बी के बगल में सूट हो सकता है ना। जी जी, शुड बी गोइंग। तो फिर मॉडल समझदार है। मॉडल कहता है भाई मैं अपने बगल में बेस लूंगा, तो बी तो बेस है, लेकिन ये बी तो अपने बगल में आईएनजी ले सकता है, तो शुड बी गोइंग। तो मॉडल पूरा ना समझदार है, समझ के चलता है। तो इसीलिए अगर पास्ट में हम जाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? मॉडल चाहिए, एक बीच में हैव लगाइए, यहाँ क्या लगाना है? V3। अब ध्यान से देखिए, हम आज किसके बारे में बात कर रहे हैं? स्टेट ऑफ बीइंग। तो स्टेट ऑफ बीइंग का V3 होता है बीन, याद रखिएगा। स्टेट ऑफ पोजीशन का V3 होता है हैड, और एक्शन का V3 आपको पता ही है। गो है तो गॉन हो जाएगा, ईट है तो ईटन हो जाएगा, ड्रिंक है तो ड्रंक हो जाएगा, किल है तो किल्ड हो जाएगा, ETC। पता है ना? हाँ या ना? Yes, sir. पता है? Yes, sir. ये मैंने कहा कि स्टेट ऑफ बीइंग का V3 बीन होता है। इस पर कोई डाउट है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। बी एक बेस फॉर्म है, इसका फर्स्ट फॉर्म एम आर, थर्ड पर्सन के साथ क्या लगता है इसी में? इज। सेकेंड फॉर्म वाज वर, थर्ड फॉर्म बताइए क्या होगा? बीन। सर बीन। फोर्थ फॉर्म क्या होगा? बीइंग। ठीक है। तो इसीलिए मैंने कहा कि जब हम स्टेट ऑफ बीइंग का थर्ड फॉर्म उठाएंगे तो जब ये फर्स्ट में आ गया, ये सेकंड में आ गया, तो थर्ड क्या हुआ? बीन हुआ ना। सर बीन सर बीन है। उसी तरीके से जो स्टेट ऑफ पोजीशन है ये हैव है। बी का फिफ्थ तो नहीं होता ना? ये फिफ्थ एक्चुअली जो इज है ना, इसको फिफ्थ कह सकते हैं, इसको फिफ्थ कह सकते हैं, लेकिन लोग बाग नहीं कहते कि इसको थर्ड पर्सन सिंगुलर में लग जाता है। कहने को कह ही सकते, क्या गलत है? अच्छा, हैव का फर्स्ट फॉर्म तो हैव है, सेकेंड फॉर्म हैड है, थर्ड फॉर्म हैड है, फोर्थ फॉर्म हैविंग है, और फिफ्थ फॉर्म हैज है। यही है ना? हैज। तो हैज को कोई फिफ्थ फॉर्म बोलता है, कोई कहता है भैया थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगता है, अपना अपना नाम है। बट पांच रूप तो चेंज किया ना भाई, 5 रूप तो चेंज किया। तो अगर मैं कहूं कि मुझे पोजीशन का थर्ड फॉर्म बताओ, तो पोजीशन का थर्ड फॉर्म हम इसको उठाएंगे,
यू नो। Had. कोई बोले यार Yes. मुझे स्टेट ऑफ बीइंग का थर्ड फॉर्म दे दो, तो मैं कहाँ जाऊंगा? बीन पे जाऊंगा, यू नो। उसी तरीके से जो एक्शन होता है, तो एक्शन में तो हजारों वर्ड है, तो मैं कहता हूँ भाई गो, तो गो का फर्स्ट फॉर्म गो, सेकेंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन, फोर्थ फॉर्म गोइंग, फिफ्थ फॉर्म गोज। तो कोई बोले कि भाई मैं गो एक्शन का थर्ड फॉर्म दो, गो का थर्ड फॉर्म, तो कहाँ जाएंगे? गॉन पे जाएंगे। कोई कहता है भाई ईट का थर्ड फॉर्म दो, ईट का थर्ड फॉर्म, ईटन पे जाएंगे, यू नो। Eaten का तो अब नियम कहता है कि मॉडल के बगल में हैव लगाओ, अब हैव के बगल में V3 लगाओ, तो कौन सा V3 लगाओ? आज हम बात किसकी कर रहे हैं? स्टेट ऑफ बीइंग की। तो हमारा V3 क्या होना चाहिए? बीन होना चाहिए। जिस दिन हम स्टेट ऑफ पोजीशन में जाएंगे उस समय V3 क्या होना चाहिए? हैड होना चाहिए। और जिस दिन हम एक्शन में जाएंगे तो जैसा वर्ड वैसा V3। क्लियर है ना यहाँ तक? Yes sir. Yes sir. एकदम दूध का दूध और पानी का पानी। सर फिर V4 और V5 कहाँ पे यूज होता है? अलग अलग टेंस में होगा ना। कंटिन्यूअस के लिए आईएनजी बने हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले के लिए ऐसे ऐसे करेंगे, टेंस में करेंगे, टेंस में करेंगे। मॉडल को आपके सिर्फ बेस फॉर्म से लेना देना है, ठीक है। तो अब बताइए, मुझे बोलना है कि शायद कल सपना कमरे में रही होगी। कल कमरे में रही होगी, इसका अंदाजा हम लगा रहे हैं, यानी कि ये कमरा है। अब सपना नाम की लड़की कल कमरे में थी या नहीं थी, इसका हम क्या कर रहे हैं? अंदाजा लगा रहे हैं। हम कह रहे हैं यार ये जो है ना, ये जो सपनवा है, ये जो सपना है, ये कल कमरे में रही होगी, हमको ऐसा लग रहा है। तो अगर ये सचमुच कमरे में थी, अगर मुझे रियलिटी पता है, तब तो मैं बोलूंगा शी वॉज इन द रूम yesterday। तो अगर मैं ऐसा बोलता हूँ, इट मींस इट्स अ फैक्ट, रियलिटी है, थी तो थी, मुझे पता है। लेकिन मुझे पता नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ कि भाई मुझे तो लग रहा है कल रात कमरे में रही होगी। तो अब अगर मैं कम श्योर हूँ तो मैं माइट का सहारा लूंगा, यू नो। अब माइट मॉडल है, अपने बगल में डायरेक्ट तो थर्ड फॉर्म नहीं ले सकता, ये लेगा हैव बीन, और यहाँ पर बी का थर्ड फॉर्म बीन। तो शी माइट हैव बीन इन द रूम yesterday। तो अगर मैं कहता हूँ कि 2 साल पहले ये लड़की मोटी रही होगी, तो मैं क्या बोलूंगा? शी might have been 2 years अगो। इस तरीके से। ओके, अब मान लो मैं बोलूँ यार कल रात तुम उदास रहे होंगे, मैं ऐसा अंदाजा लगा रहा हूँ। तो you might sad last night। ओके, वो लड़की पक्का कल तुम्हारे साथ रही होगी, पक्का। तो है कि नहीं बेहतरीन, मजेदार है। तो अब मैं 2 सेंटेंस लिखता हूँ, बताइएगा कि आप क्या समझ रहे हैं। पहला सेंटेंस है कि शी मे बी योर फ्रेंड, और ये है शी मे हैव बीन योर फ्रेंड। क्या फर्क होगा? नीचे वाले में सर और ऊपर वाले में है तुम मेरी फ्रेंड हो। शायद तुम मेरी, तो नीचे वाला पास्ट, शायद वह तुम्हारी दोस्त। इधर वाला प्रेजेंट टाइम। अच्छा, रियलिटी या अंदाजा? दोनों सर अंदाजा है। और अगर मैं कहता हूँ कि शी इज योर फ्रेंड, रियलिटी। और अगर मैं बोलूँ शी वाज योर फ्रेंड, तुम्हारी रियलिटी होगा सर। रियलिटी है बट पास्ट टाइम रियलिटी। ठीक है जी। हैव बीन लगाएंगे पास्ट में सर, अंदाजा के लिए सर। हाँ, पास्ट में हैव भी लगाएंगे। अभी मैंने कहा था कि मॉडल बगल में हैव, और स्टेट ऑफ बीइंग के लिए तो बीन चलेगा। रूल कहता है कि आपको V3 लगाना है, तो V3 तो 3 तरह के बता दिए, एक बीन, एक हैड और एक एक्शन वाला। तो चूंकि हमारा टारगेट अभी ये है, तो बताइए कि पिछले जन्म में
तुम घोड़ा रहे होंगे, घोड़ा, हॉर्स। यस, You may have We had been a horse You may have been a horse in previous birth. a horse in last word. Previous birth. Previous word. what a sentence. तो आप अपने घर में भी इस सेंटेंस से एंजॉय कर सकते हैं। यूज कर सकते हैं। बोलते हैं ना कि रे Yes, sir. तो पक्का लड़की रहा होगा। You must have been a girl. You must have been a girl in your previous In birth. your previous birth. तो इसी तरीके से कई बार होता है ना कि हमें कुछ बड़े इंटरेस्टिंग से बुजुर्ग लोग दिखते हैं, तो कह रहे अरे बाप रे जवानी में तो खतरनाक ही रहे होंगे, यू नो, ऐसे बोलते हैं ना। She must have been dangerous in her She must have in younger age. या इन danger. In his he young must days. यंग एज। तो आप अंदाजा लगाइए, जैसे कई बार कोई बुजुर्ग महिला को देखकर कहते हैं यार अभी इतनी सुंदर है तो जवानी में तो गजब रही होगी, नो, ऐसा बोलते हैं ना। Yes. She she must must have She must have been Must beautiful have been beautiful In her in young age. तो जितना अंदाजा है। अब आप झांसी की रानी का पास्ट तो आपको पता नहीं, तो अंदाजा ही होगा ना। अरे यार झांसी की रानी एकदम झांसी रानी ये she रही must होगी, ऐसी have रही been होगी। She must be brave. मस्ट हैव बीन, She must have been brave. She He must must have have been been brave. brave in she must have been a strong तो अब जब हम आगे इसका पोजीशन सीखेंगे और जब एक्शन सीखेंगे ना, तो हर तरह की बातें बोल पाएंगे। अभी तो हम सिर्फ स्टेट ऑफ बीइंग बात कर रहे हैं, तो हम धीरे धीरे चलेंगे। छोटा टारगेट बनाइए, उसको अचीव कीजिए, छोटा एकदम स्मॉल। फाइन गाइस, तो काफ़ी हो गया। अच्छा मैं बता दूं कि इस बैच में लोग दिख तो ज़्यादा रहे हैं, बट आपका एक लिस्ट जाएगा कि कितने लोग इस बैच में जो एडमिशन ले चुके हैं वही लोग बैच में रहेंगे, बाकी रिमूव हो जाएंगे। ओके सर मैं 8 PM के AM के बैच में था। हाँ, तो आप अभी आपका फाइनल बैच है, तो उसमें आप एडमिशन ले चुके थे ना, तो आप इसमें रह सकते हो। हाँ हाँ, तो कोई बात नहीं। बाकी जो लोग इसमें है एक बनना चाहिए कि बस अब इसमें एडमिशन नहीं हो सकता, अभी डन, बैच पैक, कितने लोग आ गए, ये हो जाएगा कल तक, ये डन हो जाना चाहिए। चलिए गाइस, तो ज़्यादा वक्त नहीं, मैं आपको भेजता हूँ और फिर हम आगे से Actually,